नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिमा सिंह। हम अभी ये एमपी टेट के लिए स्पेशल सीरीज़ चला रखी है जिसमें एनसीईआरटी के और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ जो कि सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो मैं विद इन 1 वीक ये सारे क्वेश्चंस आपको पहुँचा दूँगी और प्लस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पर भी एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये 1 वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन पात्रता परीक्षा के लिए आप लोगों के पास जाएगा वीडियो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है डाल रखे हैं, तो वो आप नोट्स वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के सब जो डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस प्लेलिस्ट और वीडियो प्लेलिस्ट, जो कोर्स वीडियोस प्लेलिस्ट है, दोनों पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से भी आप वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। कितना? पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य या उपयुक्त सभी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या है 2002 में जो है ये घोषणा की थी कि सभी व्यक्तियों को पर्याप्त जल मिलना चाहिए, सुरक्षित भी मिलना चाहिए, स्वीकार्य का मतलब यहाँ पर क्या निकलेगा? स्वीकार्य का मतलब हो जाएगा कि ऐसा जल हो, मतलब जो भौतिक रूप से पहुँच के भीतर हो, यानी कि गरीब भी उसको ले सकें, इतनी उसकी कीमत हो। तो ये जो है 2002 में संयुक्त राष्ट्र में इसकी जो है ये क्राइटेरिया सेट किए थे। जल अधिकार के अंतर्गत ये क्राइटेरिया सेट किया था कि पर्याप्त, सभी को पर्याप्त, और सुरक्षित का मतलब साफ़ सुथरा पीने लायक, स्वीकार का मतलब पैसों, गरीबों को भी स्वीकार्य हो, ले सकें, उसे खरीद सकें, यानी कि सस्ता। और ये सारी क्राइटेरिया जो है जल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट करते हैं, क्योंकि अभी जो है लास्ट टाइम चल रहा है, आपको फटाफट क्वेश्चन देखने हैं और उनको रिटेन करके आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं, पानी का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 23। तो पानी का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, और भोजन और पानी का अधिकार, शुद्ध हवा का अधिकार और पर्यावरण का अधिकार, ये सब हमारे जो हैं इसी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अनुच्छेद 21 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 22 की बात करें तो ये अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के समय कुछ अधिकारों की बात करता है, जैसे कि गिरफ्तारी का कारण बताना, और क्या है कि वकील जो है अपने बचाव के लिए वो गिरफ्तार व्यक्ति वकील कर सकता है। ये सब चीज़ें अनुच्छेद 22 में बताई गई हैं। 14 में समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है 14 में बताया गया है। और अगर हम 23 की बात करें तो मानव व्यापार पर प्रतिषेध लगाया गया है, और बेगार यानी कि बिना पैसों के या कम पैसों में काम कराना, जबरन काम कराना, ये सब चीज़ें निषेध की गई हैं अनुच्छेद 23 में। तो देखते हैं, ओरली सुनते चलिए, और जो आपको लगता है कि मतलब आपको नोट करना चाहिए वो कर लीजिए। देखते हैं आगे, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्या है, सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली जन सुविधाओं का आशय है। क्या आशय है? अच्छी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, या ए एवं बी दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं। तो सरकार द्वारा मुहैया की जाने वाली जन सुविधाओं का आशय है मूलभूत सुविधाएं। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो क्या करते हैं, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार जब मुहैया कराती है तो ये जन सुविधाएँ हो जाती हैं, और इसमें सारी मूलभूत यानी कि बेसिक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आती हैं, और सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसमें किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मूलभूत चीज़ें सभी नागरिकों को मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी बनाई गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, सुलभ इंटरनेशनल किसे कहते हैं? सुलभ इंटरनेशनल ये एक टर्म है, बताइए किसे कहते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आपको एमपी टेट में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हाई फाई नहीं देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ज़्यादा ऊपर जा कर के पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप ज़मीन से टच रह करके पढ़ेंगे, जितना आप अपने लेवल की, जो आप एनसीईआरटी से और छोटे बच्चों के रिलेटेड जो बुक्स हैं उनसे जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे।
शौचालय, पेयजल ए एवं बी दोनों या उपर्युक्त तो कोई नहीं। तो सुलभ इंटरनेशनल की बात अगर हम बात करें तो ये शौचालय से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एक गैर सरकारी संगठन है, बहुत ही अहम संगठन है। आप कहीं जब बाहर निकलते होंगे तो पढ़ते भी होंगे सुलभ शौचालय। ये गैर सरकारी जो है सरकारी संगठन है, ये बात ध्यान रखनी है। और पिछले 5 दशक से इसने क्या किया है कि जो निम्न आय वालों के लिए शौचालय का निर्माण करवाया है, यानी कि सामूहिक शौचालय, यानी कि जिसमें पूरी कम्युनिटी कोई भी जा सकता है। और घर विशेष में भी शौचालय का इसने कि जैसे व्यक्तिगत यूज के लिए, घर के यूज के लिए वो भी निर्माण करवाए हैं। और इसने और भी क्या किया, इसने नगर पालिकाओं और अन्य अधीनस्थ जो निकाय होते हैं इनके साथ अनुबंध करके, यानी कि इनके साथ मिलजुल करके जमीन और पैसा दोनों की सहायता इनसे भी ली है और बहुत सारे शौचालय का जो है इसने निर्माण करवाया है। किसने? सुलभ इंटरनेशनल ने। चलते हैं आगे, अगला क्या कह रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनके अलग जो है नोट्स बनाइए या फिर ये इन वीडियोस को एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, वहाँ पर देखते रहिए बार बार। तो प्लेलिस्ट में डाल करके तो आप जो है इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसलिए मैं लास्ट टाइम में दे रही हूँ ताकि जो लास्ट टाइम में पढ़ी हुई चीज़ें वो ज़्यादा रिटेन रहती हैं। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 में 1986 कब संशोधन किया गया? जो 1986 का जो है बाल श्रम प्रतिषेध जो अधिनियम था, तो इसको जो है इसको कब संशोधित किया गया? तो यहाँ पर मैं नहीं होगा। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 को होगा, यहाँ पर को कब संशोधित किया गया है? तो ये देख लेते हैं। 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2015 में। तो ये किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 2016 में इसको संशोधित किया गया है। और 86 में क्या था कि 14 साल से कम बच्चों को जो खतरे वाले जो डेंजरस भरे हुए प्लेस हैं वहाँ पर मजदूरी नहीं, यानी काम पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन इसमें संशोधन क्या किया गया है कि 14 वर्ष से कम अब जो हैं काम करेंगे ही नहीं। 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं मजदूरी या जो है एम्प्लॉयमेंट किसमें नियोजन में प्रतिषेध लगा दिया गया है। तो मजदूरी या उनके काम पर क्या किया है? प्रतिषेध लगा दिया है। प्रतिषेध यानी कि मना कर दिया है, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं आप। इसमें ये संशोधन हुआ। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जो है 21 का के तहत यह क्या बन गया है? ये बन गया है एक शिक्षा जो है एक मूल अधिकार बन गई है। शिक्षा मूल अधिकार बन गया है। तो जब ये मूल अधिकार बन गया है तो ये 6 से 14 साल तक के लिए इसमें शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर। अब ये काम कोई भी काम नहीं करेंगे, ना खतरे वाला ना बिना खतरे वाला। और दूसरा क्या प्रावधान किया गया इसमें? ये तो पहला है प्रावधान। और दूसरा क्या किया गया कि 14 से 18 इनको क्या बोलते हैं? किशोर बोलते हैं। किशोर, यहाँ कभी उम्र ना दे करके किशोर पूछ लेगा। तो 14 से 18 उम्र के जो बच्चे होंगे उनको क्या है जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए वो जो टर्म था वो यहाँ पर आ गया है। उनको जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। वो काम करेंगे 14 से 18 तक के बच्चे, लेकिन वो जोखिम भरे काम नहीं करेंगे। तो ये जो है चेंजेस हुए हैं कि 14 साल तक के बच्चे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, 14 से 18 तक के जोखिम भरे काम नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात, मोटा मोटा आप ये समझो। और 14 से 18 को किशोर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बस 3 चीज़ है यहाँ पर। आगे देखते हैं। 2016 में इसको संशोधित किया गया है। इसमें 86 के जो बाल श्रम 86 का 1986 में आया था, तो इसी को संशोधित कर दिया गया है 2016 में। अब क्या है देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑनलाइन पोर्टल पेंसिल किससे संबंधित है? बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से या उपयुक्त कोई नहीं? तो जो ये है पेंसिल, तो सबसे पहले इसको पेंसिल को बोलते क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको लिख लेते हैं। प्लेटफॉर्म फॉर चाइल्ड लेबर, फॉर नो चाइल्ड लेबर का ऑनलाइन ये जो है पोर्टल 2017 में प्रारंभ हुआ। नो चाइल्ड लेबर का ये क्या है? ऑनलाइन पोर्टल है पेंसिल।
ये ऑनलाइन है, क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है। तो ये शुरू कब होता है, ये 2017 में शुरू होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, एक बन गया यहाँ से, ठीक है। तो जो पेंसिल है ये क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पर अगेन हम इसको लिखते हैं थोड़ा सा, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये है, ये क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है और ये इतना बड़ा नाम है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, और 2017 में ये खुलता है। और ये पोर्टल जो है शिकायत दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग, मतलब चाइल्ड बच्चों का जो है उनके बारे में ट्रैकिंग करना, और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो कि NCLP है, उसके जो कार्य हैं उनके कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए इसको जो है बनाया गया है। तो आगे देखते हैं संबंधित किससे है। अगर हम बात करें तो आपको अभी तो समझ में आ गया होगा कि ये बच्चों से संबंधित है। पेंसिल जो ऑनलाइन पोर्टल है ये बच्चों से संबंधित है। और भोपाल त्रासदी कब हुई, 2 दिसंबर 1983 में हुई, या 2 दिसंबर 1984 में हुई, या 3 दिसंबर 1984 में हुई, या 4 दिसंबर 1984 में हुई। तो अगर हम बात करें कि जो है ये भोपाल त्रासदी कब हुई, तो ये भोपाल त्रासदी जो होती है 2 दिसंबर 1984 को होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ये 2 दिसंबर 1984 को होती है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनियन कार्बाइड के संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड या क्लोरोफॉर्म, या दोनों, ए एवं बी दोनों का हुआ था, या उपर्युक्त कोई नहीं कोई और ही हुई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी गैस का जो है जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र था इससे इसी गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी से सरकार ने कितना मुआवजा मांगा था, जो जब इतना सारा नुकसान हो गया उसमें हज़ारों लोग मर गए, 50,000 जो है इन्फेक्टेड रहे, उनको अजीब अजीब सी बीमारियां हो गई, तो सरकार ने मुआवजा मांगा था कितना, 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर या 5 अरब डॉलर। तो जो है सरकार ने इनसे मुआवजा मांगा था, इसमें जो है 3 अरब डॉलर का मुआवजा मांगा था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो रहा, देख लेते हैं पहले। और लेकिन कितना दिया था कंपनी ने, सिर्फ 47 करोड़ मुआवजे पर सहमत बन गई। सिर्फ 47 करोड़ जो है मुआवजा कंपनी ने दिया था, 47 करोड़ होगा यहाँ पर, देख ले, करोड़ मुआवजा कंपनी ने दिया था, और बाकी इसी पे सहमति बाद में बन गई थी और केस उस चला था इस पे, तो इतने पे सहमत बनी थी और फिर इतना देकर के चली गई। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब यूनियन कार्बाइड संयंत्र किसके कब्जे में है, डाओ केमिकल कंपनी, भारत सरकार, एंडरसन, या उपरोक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि अब जो है यूनियन कार्बाइड संयंत्र किसके कब्जे में है, तो डाओ केमिकल कंपनी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसी के कब्जे में है ये संयंत्र, और जो ये एंडरसन है, ये क्या है, तो ये हैं यूनियन कार्बाइड संयंत्र के, ये चेयरमैन थे ये एंडरसन, तो ये हो गए चेयरमैन। और इसके जो है अब वो जो यूनियन कार्बाइड संयंत्र है, कंपनी चली गई, लेकिन वो संयंत्र जो है डाउ केमिकल कंपनी के अंतर्गत है, और वहाँ पर जो केमिकल सारा बिखरा पड़ा हुआ है, तो उसको सफाई से लिए ये मना कर रहा है, बोले ये मैंने नहीं किया है, तो उसकी सफाई से ये इनकार कर रहा है। कब्जे में इसी के है, बट ये सफाई करवाने से इनकार कर रहा है। और वो सारा केमिकल जो है क्या होता है कि जब बारिश धूप इन सब चीज़ों से होते हुए वो ज़मीन में जा रहा है, और ज़मीन के अंदर जो है पूरा वाटर पानी को उसने जो है पोल्यूटेड कर दिया है। वहाँ के जितने जो नल हैं, हैंड पाइप होते हैं,
उन सब पे रेड पेंट करवा दिया गया है कि जो है पानी इसका यूज करने लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो गरीब हैं उनको पानी नहीं मिलता है, तो गरीबों के बच्चे वहाँ पर, बच्चे बड़े सभी वहाँ यूज करते हैं उस नल के हैंड पाइप जो है वहाँ पर उसका पानी यूज करते हैं। तो ये तो हमारी जो है क्या है, हमारी जो कानून है वो इतने ढीले हैं। अब अमेरिका में भी यही काम हो ही नहीं सकता था और भारत में हुआ है। जबकि ये जो बड़ा लीक होने के पहले 1-2 लीक छोटे छोटे भी हुए थे, उस समय सरकार सोती रही और ये कंपनी के जो मालिक थे ये भी सोते रहे। और जब बाद में बड़ा नुकसान हुआ तब सबकी आंखें खुली। अगला क्या है, जो क्वेश्चन 11 कह रहा है, कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला किससे संबंधित था। तो जो ये कुमार बनाम बिहार राज्य केस था, इसमें जो है किसके संबंधित ये मामला था, भोजन से, प्रदूषण मुक्त हवा से, या प्रदूषण मुक्त पानी से, या बी एवं सी दोनों से। तो ये भोजन और प्रदूषण मुक्त हवा दोनों से संबंधित था, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के तहत इसको जो है भोजन और प्रदूषण मुक्त हवा दोनों को जो है इसमें बताया गया कि ये अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। तो ये सभी नागरिकों का अधिकार है कि सुरक्षित पर्यावरण में वो रहे। सुरक्षित पर्यावरण जीवन का एक मूल अधिकार का हिस्सा है। ऐसे फैसले जो है कई सारे फैसले दिए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कि पर्यावरण, सुरक्षित वायु, सुरक्षित जो है पानी, ये सब जो है अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। आगे देखते हैं, ओम प्रकाश कौन थे? सवर्ण लेखक थे, दलित लेखक थे, सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी मास्टर थे। तो जो ये ओम प्रकाश थे ये दलित लेखक थे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है एक स्कूल में पढ़े, ये जहाँ पढ़ते थे वहाँ इनसे झाड़ू लगवाई गई, लंबा चौड़ा ग्राउंड, सब बच्चे पढ़ रहे थे और ये झाड़ू लगा रहे थे। तो ये सारी कहानी, क्योंकि ये दलित थे तो इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। तो ये इन्होंने अपने बारे में, अपनी जो है इनकी एक आत्मकथा है उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो ओम प्रकाश जो है क्या थे? एक दलित लेखक थे। आगे देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका पूरा नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? इनकी एक आत्मकथा है जिन्होंने इन्होंने क्या किया है, दलित बालक के रूप में बड़े होने का वर्णन किया है। जैसे वो एक दलित बालक थे तो अपने दलित बालक के रूप में बड़े होने का एक वर्णन किया है कि क्या क्या संघर्ष, क्या क्या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या हिंदू, या यंग इंडिया, या जूठन। तो इनकी जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम जूठन है और इसी में अपने दलित बालक के रूप में बड़े होने का वर्णन किया है। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में प्रारंभ की गई? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर मिड डे मील योजना की बात करें तो ये सबसे पहले जो है तमिलनाडु में आरंभ होती है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप सीधा सीधा नोट कर लीजिए या प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाल दीजिए। तो एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको स्पीड में डाल करके फटाफट जो है इनके फैक्ट देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पात्रता परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चंस सीधे सीधे दिए जाते हैं। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने भी जब सीटेट किया था तो कुछ ऐसे ही इसी तरह से पढ़ाई की थी और 15 दिन के भीतर ही अच्छे खासे नंबर लेकर के आई थी मैं। तो इसमें पात्रता परीक्षा में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती नहीं, लेकिन हाँ आपकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत दिनों की या बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर बी जो है तमिलनाडु सही हो रहा है। देखते हैं अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने कब सभी राज्यों के स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था का आदेश दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, या 2004 में? ये काफ़ी इजी है, जो लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए काफ़ी ये टफ भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो मिड डे मील की व्यवस्था का आदेश जो है कब दिया? तो ये दिया था 2001 में। 2001 में जो है राजस्थान, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में सूखा पड़ा था और इन लोगों को जो गरीब थे उनके सामने खाने का संकट आ गया था। फिर किसी ने जो है याचिका दायर की थी PIL के थ्रू, तो उससे सर्वोच्च न्यायालय को पता चलता है, फिर वो आदेश देता है राज्यों को कि 6 महीने के भीतर ये योजना जो है अपने अपने राज्यों में इसको लगाओ कि मिड डे मील जो है आप बच्चों को स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे आप।
तो ये 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। कितना? 6 महीने के भीतर, ये भी आ सकता है, 6 महीने के भीतर जो है सभी राज्यों को मिड डे मील की व्यवस्था अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों के दोपहर खाने के लिए करना था, भीतर 6 महीने के भीतर। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कब शुरू हुआ? 1950 के अंतिम दशक में, या 1950 के शुरुआती दशक में, या 1940 के अंतिम दशक में, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि इनको जो है अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1950 के अंतिम दशक में जो है शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसी में जो है शुरू होता है। और यहाँ पर जो है रोजा पार्क्स करके महिला थी, रोजा पार्क्स, जो कि अफ्रीकी अमेरिकन थी। तो ये काम धाम करके शाम को बस से बैठकर वापस अपने घर जा रही थी। तो एक श्वेत व्यक्ति चढ़ा और इन्होंने सीट नहीं दी, और तो उसी से जो है बढ़ते एक इसने क्रांति का रूप ले लिया। और जो है क्या है, ये 1950 के अंतिम दशक में काफ़ी आंदोलन हुए समान अधिकार के लिए, क्योंकि श्वेत और ब्लैक के बीच में वहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव था। आगे देखते हैं। सभी सार्वजनिक भवन जैसे स्कूल आदि में ढलाई बनाए जाने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? जो ढलाई, रैंप जिसे बोलते हैं, रैंप बोलते हैं ना, तो उसको जो है बनाने का कब किया गया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के द्वारा, या कमजोर वर्ग अधिकार अधिनियम के द्वारा, या महिला अधिकार अधिनियम, या उपरोक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें तो ये बनाया गया था, रैंप बनाने का जो प्रावधान किया गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ये आया कब था? 2016 में। 2016 में ये ऐसा अधिनियम बनाया गया कि जो दिव्यांगजन हैं उनको भी एक जो मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया जाए, उनको शिक्षा वगैरह हर चीज़ की सुविधा दी जाए। और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, पब्लिक यानी कि सरकारी जो हैं भवन वगैरह, स्कूल, ये सब, उनमें सब में रैंप होने चाहिए, ताकि ये जो है इनको व्हील चेयर चढ़ाने में, इन सब चीज़ें में आसानी रहे और ये आराम से उन सभी जगहों पे आ जा सकें। तो ये जो है 2016 में आया था, और इसमें रैंप का अधिकार भी है इसके अंतर्गत। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको अपने बचाव के लिए एक वकील करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? तो वो अनुच्छेद 22 जो इसके तहत प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति जो है अपने बचाव के लिए एक वकील कर सकता है। और अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है। दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। अगर 23 की बात करें तो वही मानव व्यापार प्रतिषेध, मानव व्यापार, और क्या था इसमें, बेगार, बलात् श्रम, जबरदस्ती श्रम, ये सब जो है प्रतिषेध किया गया था। इसमें प्रतिषेध यानी कि रोक दिया गया था। 24 में बात करें तो 24 में क्या है, वही जो 86 का कानून था, तो उसमें 14 साल से कम के बच्चे जो है जोखिम भरे काम में नहीं लगाए जाएंगे। तो क्या है, 1986 में संविधान संशोधन किया गया था और 14 साल से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाना था। लेकिन इस जो है अधिनियम को 2000 कब, अभी ये 2016 में इसको क्या किया था कि इसको संशोधित किया गया है। अब 14 साल से कम आयु के बच्चे बिल्कुल कोई भी काम में नहीं रखे जाएंगे, और 14 से 18 जो कि किशोर होंगे उनको जोखिम भरे काम में नहीं रखा जाएगा। जोखिम भरे काम में जो है नहीं रखा जाएगा। ये बात हो गई। संशोधन में 2 पॉइंट हैं इसमें कि 14 साल से कम बच्चे जो है काम में रखे नहीं जाएंगे, और 14 से 18 के जो किशोर होंगे उनको भी
जोखिम भरे काम में नहीं रखा जाएगा। वो काम तो कर सकते हैं 14 से 18 वाले, लेकिन जोखिम भरे काम नहीं करेंगे। तो ये जो संशोधन किया गया है इस कानून में, अनुच्छेद 24 में जो प्रावधान किया गया था उसमें थोड़ा संशोधन किया गया 2016 में। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और अनुच्छेद 21 का अगर हम बोलें कि ये क्यों किया गया कि 14 साल तक के बच्चे काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो 21 का में क्या था, शिक्षा है एक मूल अधिकार बना दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया गया है। तो अब ये बच्चे 14 साल तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और जो है 21 का के अंतर्गत मूल अधिकार बन चुका है अब ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है 1996 में केरल ने राज्यों केवल बजट का कितने राज्यों के केरल ने राज्य के कुल बजट का जो है 1996 में केरल ने राज्य के अपने राज्य जो केरल राज्य था तो अपने राज्य के कुल बजट का कितने प्रतिशत पंचायतों को दे दिया? 30, 20%, 40% या 10%? तो इसने दिया था जो है 40% इसने दे दिया था। और ये पंचायतों को पूरा 40% अपने कुल बजट का दे दिया था, ताकि कि जो गांव के इलाके हैं उनमें भी विकास हो सके, पीने का पानी, आहार और औरतों के विकास और शिक्षा के लिए, और मतलब ये जो दवाई, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों में मतलब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इन पे अच्छे से काम किया जाए, इनको अच्छे से विकसित किया जाए, ताकि जो है नागरिक का जीवन जो है उच्च स्तर का थोड़ा सा हो सके, स्तर लेवल उनका स्तर ऊपर हो सके। तो केरल हमारा इन सब मामलों में बहुत आगे है। अगर हमारे इंडिया में से कोई राज्य एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो वो केरल है। इसका कई जगह पर जैसे मानवाधिकार ये सारी चीज़ें हुई तो इन सब चीज़ों में केरल का नाम आ जाता है, शिक्षा में आ जाता है और सुविधाओं में भी आ जाता है। तो केरल हमारे यहाँ का, हमारी इंडिया का एक सम्माननीय राज्य है। तो ये बहुत अच्छे काम करता है। तो 40% अपने राज्य का जो है कुल बजट पंचायतों को दे दिया था इसने, और पंचायतों और काफ़ी सुधार हुआ था उस समय, जो है काफ़ी सुधार हुआ था। और अच्छे काम होते हैं तभी सुधार होता है, तभी फिर वो राज्य ऊपर बढ़ता है। और अगर सरकार अच्छी नहीं हुई तो राज्य का जो है स्तर गिरता रहता है। आगे देखते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो चिकित्सा उपचार पर्ची पर लिखेंगे। जो चिकित्सा उपचार की पर्ची होगी उस पर लिखेंगे। कौन से लिखेंगे? एलोपैथिक दवाइयों के नाम लिखेंगे, या होम्योपैथिक दवाइयों के नाम लिखेंगे, या जेनेरिक दवाइयों के नाम लिखेंगे, या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, ये आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता, इसकी जो है आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता यही कहती है कि जो चिकित्सक होंगे तो वो उपचार पर्ची यानी कि जो उनकी दवाई की पर्ची होगी उस पर ये जेनेरिक नाम लिखेंगे, ये रासायनिक नाम है, यही लिखेंगे। क्या होता है कि कंपनियां जो हैं, अगर कंपनी ब्रांड वगैरह लिखो तो वो बहुत ज़्यादा हाई फाई उनकी रेट बेमतलब के बढ़े हुए जो है मार्केट में आते हैं, और गरीब लोग खरीद नहीं पाते हैं। अमीर तो चलो खरीद लेता है, गरीब नहीं खरीद पाता है। तो जब जेनेरिक नाम लिखते हैं तो वो दवाइयाँ क्या होती हैं कि सस्ती भी उपलब्ध होती हैं। तो जेनेरिक दवाइयों के नाम यानी कि जो उनके रासायनिक हैं नाम, उन पर जो है क्या है वही नाम पर्ची में लिखने के लिए सजेस्ट करता है जो है भारत का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता, कि जो जेनेरिक नाम है वो पर्ची पर लिखे जाएं। आगे देखते हैं। कोस्टा रिका, ये एक है देश का नाम है। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण वहाँ की जलवायु में है, देशवासियों में है, या संविधान में है, या उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि कोई और ही कारण है। तो अगर हम बात करें तो जो कोस्टा रिका है ये मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, और इसका ये राज क्या है वहाँ के संविधान में छुपा हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लिए गए कि कोस्टा रिका ने निर्णय लिया कि हम सेना नहीं रखेंगे, हमारे लिए जो है हमारे जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, हम सेना नहीं रखेंगे, हम अपना सारा बजट जो है हम अपने नागरिकों की भलाई के लिए खर्च करेंगे। तो ये जो उनका निर्णय था बहुत ही मतलब उच्च कोटि का निर्णय था, और इसी की वजह से कोस्टा सबसे स्वस्थ देश जो है माना जाता है अमेरिका का, कोस्टा रिका। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आगे देखते हैं।
ओपीडी का पूरा नाम बताना है आपको। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है या बाह्य रोग विभाग है या अदर पेशेंट डिपार्टमेंट है या ऑर्गेनाइज्ड पेशेंट डिपार्टमेंट है। कूट भी है इसमें, देख लेते हैं कि क्या क्या है इसका मतलब। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा या पहला दूसरा या पहला चौथा या तीसरा चौथा। तो जो है अगर आउट ओपीडी का देखें तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये इसका मतलब होता है। मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट भर्ती होने से पहले या भर्ती नहीं भी होना है जिसको, तो एक आउट पेशेंट डिपार्ट यानी कि जो पेशेंट बाहर से आया और बाहर चला गया, बाहर आएगा और डॉक्टर को दिखा करके चला जाएगा, ऐसी ये ओपीडी हुई कि आउट बाहर से आने वाले पेशेंट का वो डिपार्टमेंट होगा। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वही होता है कि पेशेंट बाहर आया और दिखा के चला गया, और यानी कि वो बाहर का पेशेंट है, एडमिट हुआ पेशेंट नहीं है, इसका मतलब ये निकलता है। और हिंदी में वही बाह्य रोग विभाग हो गया। तो ये दोनों ही हिंदी इंग्लिश को लेकर के कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और दो यहाँ ऑप्शन में सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है, मतलब दोनों का एक ही निकल रहा है। अगला देखते हैं जो है दूसरा पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया। जो पिछड़ी जाति का आयोग था, ये दूसरा आयोग जो है कब गठित किया गया, 1989 में, 1979 में या 1980 में, या उपयुक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि दूसरा जो है पिछड़ा जाति आयोग कब गठित हुआ, तो दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित होता है 1979 में गठित होगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये 1979 में गठित हुआ था। और इसमें क्या था, इसके अध्यक्ष जो थे वीपी मंडल कर रहे थे। अध्यक्षता किसने की थी इसकी, वीपी मंडल, तभी इसको मंडल आयोग कहा जाता है। वीपी मंडल जो है इसकी अध्यक्षता की थी, और जो है सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी पहचान करती थी। इसकी जिम्मेदारी काम क्या था, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनकी जो है पहचान करनी थी। तो ये कब हुआ था, 1979 में इस आयोग का गठन किया गया था। वीपी मंडल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, अगला क्वेश्चन है, 1979 में दी या 1980 में दी या 1981 में दी या 1982 में दी। तो अगर हम बात करें कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, इन्होंने एक साल बाद यानी कि 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं मंडल आयोग ने कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। जब जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, इनके लिए कितने प्रतिशत की जो है किया था, सिफारिश की थी, 26%, 27%, 28 या 29। तो मंडल आयोग के द्वारा 27% जो है आरक्षण की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ भी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है, पिछड़ी जात से, अनुसूचित जात से, अनुसूचित जनजात से या उपर्युक्त कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार, ये केस जो है पिछड़ी जातियों से संबंधित है। और इसमें होता क्या है कि जो है ये जो आरक्षण दिया जाता है, तो इसमें बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसके विरोध में आ जाते हैं, क्योंकि जो है हजारों जो नौकरियों में हजारों पद का फिर बात थी। क्योंकि अगर ये आरक्षण दे दिया जाता तो जो बाकी की कास्ट थे जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए एक ये नुकसान का सौदा था। तो उन लोगों ने बहुत उधम मचाई, बहुत जो है आंदोलन वगैरह किए, केस वगैरह भी किया। तो इसमें 11 सदस्य के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश 11 सदस्य थे इस जजमेंट को सुनने के लिए, और ये वरिष्ठ न्यायाधीश थे, इन्होंने सुनवाई की थी। और इन लोगों की जो याचिका जिन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारे साथ ज्यादती होगी, अगर इतने आरक्षण दिए जाएंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे, तो जो है सरकार के इस फैसलों को रोका जाए, ये करके इन्होंने जो है सुनवाई मतलब याचिका दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत जो है ये पिछड़ी जात से संबंधित है। इसमें जो है इस केस में जो है यही कहा गया था कि सरकार के इस आदेश को रोका जाए, ये आदेश ठीक नहीं है, अवैध है,
कुछ लोगों को आरक्षण देकर के कुछ लोगों का नुकसान कर रहे हैं, समानता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की सिफारिशों से उठे विवाद पर फैसला कब दिया? 1992 में दिया, 1993 में दिया, 1994 में दिया या 1995 में दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है आ गया था 1992 में, ये फैसला आ गया था। और इन्होंने जो है कहा था, इस फैसले में क्या कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है जिनको ये आरक्षण दिया जा रहा है, तो उनकी जो अच्छी स्थिति वाले लोग हैं, यानी कि जो उसमें धनी लोग हैं जिनकी स्थिति अच्छी है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो वो इस आरक्षण का फ़ायदा नहीं लेंगे। जो निम्न स्थिति है, जिनकी जो गरीब हैं, तो वो इस आरक्षण का फ़ायदा लेंगे। बोले कि इस सिफारिश में या इस विधेयक में जो है ये संशोधन कर दिया जाए, उसके बाद इसको लागू कर दिया जाए। और साथ में ये भी कहा कि सरकार का जो याचिका लोगों ने दायर की थी कि ये सरकार का फैसला अवैध घोषित कर दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, सरकार का फैसला अवैध नहीं है, सरकार का फैसला वैध ही है, लेकिन बस इसमें थोड़े से चेंजेस कर दो कि अमीर लोग इसमें, इस क्राइटेरिया के अमीर लोग जो है इसका फ़ायदा नहीं लेंगे, गरीब लेंगे। तो 1992 में जो है फैसला सुनाया था। अगला देखते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशें कब से अमल में आ गई थी? 8 सितंबर 1993 से, 1 नवंबर 1992 से या 1 दिसंबर 1993 से या 1 सितंबर 1990 कितने से 3 से। तो अगर हम बात करें कि मंडल आयोग की सिफारिशें कब से अमल में आ गई थी, तो 1992 में इसका फैसला आ गया था। और 8 सितंबर 1993, ये ऑप्शन ए, 8 सितंबर 1993 से जो है ये अमल में आ गई थी। अगला देखते हैं, संसद के कितने अंग हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। कितने अंग हैं? संसद के अंगों की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंग हैं 3। कौन कौन से हैं? एक तो राज्यसभा हो गया, संसद के अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये हो गए अंग। ठीक है, ये हो गए अंग। लेकिन अगर पूछा जाए कि संसद के सदन कितने हैं, तो अगर सदन पूछे तो सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। सदन 2 होते हैं। कौन कौन से? एक राज्यसभा, एक लोकसभा। सदन 2 होते हैं और अंग होते हैं 3। अंग में राष्ट्रपति भी आ जाता है। अंग 3 होते हैं। ठीक है, और सदन 2 होते हैं। सदन मतलब हाउस, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। अंग 3 होते हैं क्योंकि अंग में राष्ट्रपति भी निहित है, यानी कि राष्ट्रपति भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये हो गया। और इसको इंग्लिश में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल्स बोलते हैं। और इसको राज्यसभा को क्या बोलते हैं? जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये उच्च सदन बोला जाता है, ये निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोअर हाउस, अपर हाउस, कॉमन हाउस, उपर्युक्त कोई नहीं। तो राज्यसभा को क्या है? अपर हाउस, या तो इसको उच्च सदन हिंदी में कह सकते हैं या इंग्लिश में अपर हाउस कह सकते हैं। तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस बोला जाता है। और जो है लोकसभा को जो है लोअर हाउस या निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को अपर हाउस या उच्च सदन, और लोकसभा को लोअर हाउस या निम्न सदन बोला जाता है। तो और ये सिर्फ बोलचाल की शैली है। एक बात ध्यान रखने वाली यहाँ पर यह है कि ये एक बोलचाल की शैली मात्र है, पुरानी शैली है, और इसका जो है कहीं कोई जिक्र नहीं है संविधान में। तो जो है सिर्फ ये बोलचाल की शैली है, क्योंकि कहने को तो ये अपर हाउस है राज्यसभा, लेकिन शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा हैं? लोअर हाउस, यानी कि
लोकसभा के पास जो है शक्तियाँ ज़्यादा है, ये जो है ज़्यादा शक्तिशाली सदन है हमारे सदन का, जबकि इसके पास जो है शक्तियाँ कम है। राज्य से संबंधित शक्तियाँ हैं, बाकी इसके पास काफ़ी कम शक्तियाँ हैं। लेकिन कहने को बस एक ये पुरानी शैली, ये उच्च बोला जाता है, ये निम्न बोला जाता है, तो ये कहने की बात हो गई। और अगला क्या है, संविधान में अपर हाउस एवं लोअर हाउस कहाँ इस्तेमाल किया गया। जो अपर हाउस और लोअर हाउस है, ये शब्द जो है कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस्तेमाल संविधान में ये किस जगह शब्द आपको किस खंड में देखने को मिलते हैं। नागरिकता के खंड में, मूल अधिकार के खंड में, या नीति निर्देशक के खंड में, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो अपर हाउस और लोअर हाउस है ये कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसी कोई भाषा शैली जो है, भाषा शब्दों का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया। बस ये एक ओरली पुरानी भाषा शैली है कि अपर हाउस, लोअर हाउस, उच्च सदन, निम्न सदन, ये एक पुरानी शैली है, तो ठीक है बोल दिया जाता है। हमारे संविधान में ऐसा कोई भी वर्ड वर्णित नहीं है कहीं किसी खंड में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर वर्ण अपर हाउस, लोअर हाउस, किस जगह पर इस शब्द को संविधान में लिखा गया है या यूज किया गया है, तो ऑप्शन सीधा आप ऑप्शन में टिक लगाएंगे, कोई नहीं, कहीं पर भी नहीं, इन शब्दों का कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है संविधान के अंदर। ठीक है, आज हमने 31 क्वेश्चन लिए थे, सारे कवर किए हैं। अभी आगे मिलते हैं फिर कुछ और प्रश्नों के साथ। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं लास्ट समय में आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। और इनका एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको फटाफट इनका रिवीजन पक्का लेना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।